देखिए इसके पहले हम पढ़े थे परावर्तन, आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार में दो प्रकार का परावर्तन होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित प्रकार का जो परावर्तन है इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है समतल पृष्ठ से होता है और अनियमित परावर्तन में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह खुरदुरे या फिर वक्र पृष्ठ से होता है। तो देखेंगे इसका डेफिनेशन नियमित परावर्तन का। इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप, नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के फलस्वरूप एक दूसरे के समांतर हो जाती है। जैसे मान लिया कि यह एक समतल पृष्ठ है, इसका एक पृष्ठ क्या किया गया है, कलई किया गया है, ठीक है। इसको हम नामकरण कर देते हैं एम। इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं, परावर्तित होती हैं, किससे, एम से टकरा कर, ठीक है। मान लिया कि 2-3 किरणों को दिखाते हैं, इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। उन प्रकाश किरणों को हम नामकरण कर देते हैं। मान लिया कि इसका नाम P, Q, R। P से जो प्रकाश किरण आ रही है वह परावर्तक सतह जो है उससे टकरा करके वापस जा रही है, उसका नामकरण हम कर रहे हैं P। Q प्रकाश किरण जो आ रही है परावर्तन के फलस्वरूप वो भी परावर्तित हो रही है, उसका नामकरण कर देते हैं Q। उसके बाद R प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तित हो रही है, परावर्तन के फलस्वरूप उसका हम नामकरण कर दे रहे हैं R। अब देखेंगे इस नियमित प्रकार के परावर्तन में होता क्या है, इसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आकर टकराती हैं और टकराने के फलस्वरूप P', Q', R' के रूप में आगे की ओर परावर्तित होकर के बढ़ जाती है। तो इसमें नियमित प्रकार के परावर्तन में जो P', Q' और R' होगा वह एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं प्रकाश की किरणें समांतर किरणों के रूप में आगे बढ़ती है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P' समांतर Q' समांतर R। मतलब नियमित प्रकार के परावर्तन में जो प्रकाश की किरणें P, Q, R आपतित हो रही हैं, आपतित होने के फलस्वरूप उनका परावर्तन होता है। परावर्तन जब हो जाता है तो यह जो परावर्तित किरणें P, Q, R' हैं वह क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अब उसके बाद देखेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन इसमें बताया गया है कि यह किस पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है या फिर वक्र पृष्ठ से होता है। मान लिया कि वह पृष्ठ कुछ ऐसा है, उसका एक तल क्या किया गया है, कलई किया गया है, तो यह परावर्तक पृष्ठ की तरफ का है, इसका हम नामकरण कर देते हैं एम। यह आपका परावर्तक पृष्ठ है जो क्या है, खुरदुरा है और क्या है, वक्र पृष्ठ जैसा है। तो इसमें जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं इस पृष्ठ पर, जो खुरदुरा पृष्ठ है इस पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, तो उनका मार्ग कुछ ऐसे है। मान लिया कि यहाँ का किरण क्या है, ए है, ठीक है। और उसके बाद यह परावर्तित होने के पश्चात उस किरण को हम नामकरण कर लेते हैं ए। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण आई, लेकिन क्या है, ए के समांतर है, वह क्या है आपका बी है, ठीक है, बी। उसका कुछ परावर्तन इस तरह से हो रहा है B'। उसके बाद तीसरी प्रकाश की किरण आई C, उसका परावर्तन कुछ इस तरह से होता है C', ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपतित प्रकाश किरणें हैं वह एक दूसरे के समांतर है, A, B, C एक दूसरे के क्या है, समांतर है। लेकिन इनका जब परावर्तन होता है तो A', B' और C' जो प्रकाश की किरणें हैं वह क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो इसमें अनियमित प्रकार के परावर्तन में बताया गया था कि इसमें जो परावर्तित प्रकाश की किरणें होती हैं वह क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं A', B', B', C' एक दूसरे के समांतर नहीं, A', B' और C' एक दूसरे के समांतर नहीं। अब इसमें हम पढ़ेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब जैसे मान लिया कि कोई कांच का खोखला गोला है, कांच का
खोखला गोला है, उसको बीच से हम कहीं से काट देने के बाद जो भाग बचता है आपका शेष, वो किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा? गोली दर्पण की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब इसमें इसके किसी एक पृष्ठ को कलई करना है। मान लिया कि हम बाहर वाले पृष्ठ को कलई कर देते हैं। कलई में हम किसका प्रयोग करते हैं? कलई करने के लिए या तो आयरन रेड ऑक्साइड का प्रयोग करना या फिर चांदी का पेंट करना। तो यह क्या बन जाता है? गोली दर्पण बन जाता है। अब गोली दर्पण में कौन सा दर्पण है, यह आप कैसे पहचानेंगे? अब इसको पहचानने के लिए जो उभरा हुआ तल है, अगर उस पर कलई किया गया है तो यह किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह दबे हुए तल से होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जो गोलीय दर्पण का दबा हुआ भाग है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और इसको कहीं ऐसे करना, इस तरह का बना हुआ था, इसके आंतरिक भाग को हम क्या करना है? कलई करना। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? जो इसका उभरा हुआ तल है वहां से इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की किरण ऐसे आएंगे और ऐसे क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो इस हम दर्पण को क्या नाम देंगे? जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, ऐसे दर्पण को हम क्या नाम देंगे? उत्तल दर्पण नाम देंगे। अब देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, इसमें पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अवतल दर्पण में या फिर कह सकते हैं ऐसे दर्पण में जो उभरा हुआ तल है वह क्या हो? कलई किया गया हो, तथा जो दबा हुआ भाग है वह परावर्तक पृष्ठ हो, उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इसमें उभरा हुआ तल क्या होता है? कलई किया गया होता है, और जो धंसा हुआ भाग है अर्थात जो उसमें खाई हुआ भाग है वो कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब अवतल दर्पण मान लिया कि यह आपका क्या है? सिर्फ दर्पण। क्या है? दर्पण। अब इसमें कौन सा दर्पण है हमको नहीं पता है, तो अवतल दर्पण के लिए हम बता रहे हैं इसमें जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ जो भाग है वह क्या किया गया है? कलई किया गया। जो उभरा हुआ भाग है वह क्या किया गया है? कलई किया गया है। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? इसके दबे हुए भाग से होगा। इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस तरह से इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा आपका क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको कैसे परिभाषित करेंगे? उत्तल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसमें दर्पण का धंसा हुआ भाग कलई किया गया हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको देखना फिगर के माध्यम से। मान लिया कि क्या है? आपका दर्पण है। दर्पण का जो धंसा हुआ भाग है वह क्या किया गया है? कलई किया गया है। कलई किससे किया जाता है? चांदी का पेंट कर दिया जाता है या फिर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। लेकिन अब इसमें कौन सा दर्पण है? जिसमें धंसा हुआ भाग कलई किया गया है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होता है। यह जो भाग है बाहर वाला भाग, इसके उभरे वाले भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की किरण ऐसे आएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे? आपतित किरण है। और उसके बाद से जो परावर्तक पृष्ठ है उत्तल दर्पण का, उससे क्या होती है? टकरा करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश का यहाँ पर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? जो दर्पण है, दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो यह क्या है आपका? उत्तल दर्पण। देखेंगे इसमें आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब इसमें पहला है आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अब इसमें देखेंगे फिगर में जो गोलीय दर्पण है वो आपका है कौन?
एम पी एम डैश, ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण, जिसमें एक पृष्ठ को जो उभार वाला भाग है इसमें क्या दिया गया है, कलई दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दर्पण कौन सा बन रहा है, अवतल दर्पण बन रहा है। अब इस अवतल दर्पण को लेकर देखते हैं, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण क्या बताए हैं, एम पी एम डैश, ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण, इसका मध्य बिंदु क्या है आपका पी, ये आपका क्या है, मध्य बिंदु पी। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसको किससे डिनोट किया गया है, पी से डिनोट किया गया है। जो ध्रुव है उसको किससे डिनोट किया गया है, पी से डिनोट किया गया है। अब अगला हेडिंग है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में देखेंगे गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे मान लिया कि कांच का खोखला गोला है, उसको एक व्यास एम एम डैश के द्वारा काट दिया गया है, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी खोखले गोले का जो केंद्र है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को, अर्थात जो यहाँ पर आपका सर्किल बन रहा है, इसका जो केंद्र बनेगा वही आपका क्या है, वक्रता केंद्र। अब उसके बाद आप देखेंगे वक्रता त्रिज्या। जो दर्पण है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया गया है, आर से डिनोट किया गया। अब आपका आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसमें देखेंगे मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें सी पी क्या है आपका, मुख्य अक्ष। उसके बाद आता है मुख्य फोकस। इसके लिए अलग फिगर बनाते हैं। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। देखेंगे मुख्य फोकस में यह किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। मुख्य अक्ष के आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका परावर्तन हो रहा है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस का कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस का कहा जाता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जा रही उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु है आपका, इससे होकर यह प्रकाश की किरण क्या हो रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है बाहर की ओर, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। किसके लिए है आपका, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब उसके बाद आपका अगला हेडिंग है फोकस दूरी। क्या है आपका, फोकस दूरी। फोकस दूरी हम किसे कहते हैं, ठीक है, देखना इसमें फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए तब तक आप कर दो। देखेंगे, अब देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी ये आपका क्या है, फोकस बिंदु है, और ये आपका क्या है, ध्रुव। तो फोकस बिंदु, जो आपका फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट किया जाता है, एफ से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वह एफ कैसा होगा, स्मॉल एफ होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको दूसरे शब्दों में भी आप देख सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक की जो दूरी है इसकी क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/2r। ठीक है, ये आपका क्या है, इस फोकस दूरी का फार्मूला। F बराबर क्या है, हाफ r। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस फार्मूले के हिसाब से आप बोल सकते हैं इसका परिभाषा कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी होती है। अब इसके बाद हम अगला हेडिंग देखेंगे, दर्पण का द्वारा। दर्पण का द्वारा क्या होता है, अब देखेंगे जो दर्पण है आपका, यही दर्पण है ना, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इसके व्यास को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसको, व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं एम डैश से। जो आपका एम और एम डैश दूरी है वो क्या है आपका, दर्पण का द्वारक। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, दर्पण के द्वारक को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो व्यास होता है उसको क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास की जो दूरी है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है।